हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन बायोलॉजी क्लासेस। बेटा हम क्लास 11th की एनसीईआरटी का चैप्टर सेकंड पढ़ रहे हैं जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आज हम तीसरे लेक्चर पर हैं। इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में इसके पहले देखा था हमने बेटा कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या था और कितने टाइप्स के बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस हैं। होते तो बहुत हैं, 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम, 6 किंगडम तक होते हैं, 6 किंगडम तक होते हैं। तो जैसे मैंने आपको सिर्फ 2 किंगडम ही बताया है। 2 किंगडम में क्या था कि एक जो 2 किंगडम था प्लांटी और एनिमेलिया का, कैरोलस लिनियस का, और उसके बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया था जो आरएच विटेकर का था। तो बेटा 3 किंगडम क्लासिफिकेशन भी हुआ है, अर्नेस्ट मेयर ने किया था, और उन्होंने जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे उन्होंने इसको प्रोटिस्टा में रखा था, यानी प्रोटिस्टा के साथ एनिमेलिया और फंजाई, ये 3 किंगडम क्लासिफिकेशन भी माना जाता है। और कोपलैंड नाम के एक टैक्सोनॉमिस्ट थे, इन्होंने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें जो प्रोकैरियोटिक थे, प्रोकैरियोटिक्स को सेपरेट करके इन्होंने मोनेरा में रख दिया था, यानी मोनेरा, प्रोटिस्टा, एनिमेलिया और फंजाई। बाकी आपको पता है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या होता है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो आरएच विटेकर ने दिया था वो आपको पता है, और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन जिसको हम 3 डोमेन सिस्टम भी कहते हैं वो कार्ल वोस का था। वो आपको पता है कि 3 डोमेन सिस्टम क्या होता है, आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया और यूकैरिया। इसमें भी बेटा क्या था कि इन्होंने मोनेरा को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया में। तो हमने बेटा मोनेरा को अच्छी तरीके से देख लिया है, क्लासिफिकेशन को भी देख लिया है। मोनेरा में हमने ये देखा था कि बैक्टीरिया जो है इकलौता एक ऐसा मेंबर होता है जिसमें मेटाबॉलिक रूप में, यही एक ऐसा इकलौता मेंबर है जिसमें मेटाबॉलिकली ये ग्रेट डाइवर्सिटी को शो करता है। ग्रेट डाइवर्सिटी को शो करता है, कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि ये जो मोनेरा होता है, मोनेरा में जो न्यूट्रिशन का मोड होता है ये कई प्रकार का होता है। जैसे कि आपने देखा था कि ये ऑटोट्रॉफिक होता है, हेटेरोट्रॉफिक होता है। तो ऑटोट्रॉफिक में ये 2 प्रकार का ऑटोट्रॉफिक था, एक था फोटोसिंथेटिक यानी फोटो ऑटोट्रॉफिक था, एक था कीमो ऑटोट्रॉफिक जिसको आपने कीमोसिंथेटिक कहा था। और हेटेरोट्रॉफिक में ये भी देखा था कि ये सेप्रोफिटिक होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, ठीक है, ये पैरासिटिक होते हैं। ये आपने एक इतना ज्यादा इनको मेटाबॉलिकली डाइवर्स देखते हैं, ये किसी अदर ऑर्गेनिजम्स में देखने को नहीं मिलता है। ठीक, हमने उनका मेटाबॉलिक रूप से भी समझा था, और ये भी देखा कि बैक्टीरिया के शेप कितने हैं और ये इनका यूज क्या है, और ये हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं। काफी सारी चीजों को हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, यू बैक्टीरिया देखा था हमने, जिसको ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं बेटा। ये इसमें आपने देखा कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, इनका डिवीजन कैसा होता है, रिप्रोडक्शन भी हमने देखा। रिप्रोडक्शन तो बेटा इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं दिया है, इसलिए हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं गए थे। जो रिप्रोडक्शन था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो ट्रांसडक्शन मेथड्स होता है। सिर्फ नाम जानते रहो बेटा कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो ट्रांसडक्शन मेथड से होता है। होता कैसे है, बहुत ज्यादा आप डीप में ना जाएं, अपनी एनर्जी को वेस्ट ना करें उसमें। तो आप सिर्फ जो नेम होते हैं, जो टर्मिनोलॉजी जो होती है, सिर्फ उसी को आप जानते रहें। ठीक, अब उसके आगे हमने माइकोप्लाज्मा को भी देखा था बेटा। माइकोप्लाज्मा क्या होता है, इसमें एक ऐसा इकलौता मेंबर है मोनेरा का जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। ये हमारा अगला टॉपिक है किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा, ये हमारा अगला टॉपिक है, किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में बेटा आपको पता है कि जो यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर होते हैं हम उसको इसमें रखते हैं। बात तो सुनिएगा, क्या कह रहे हैं हम, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर को हम प्रोटिस्टा किंगडम में रखते हैं। इसमें अगली लाइन लिखा, पहली लाइन में ही लिखा हुआ बेटा कि यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर होते हैं, इनकी बाउंड्री यानी इनकी सेल वॉल इनकी बाउंड्री जो होती है, यानी इनकी जो मेम्ब्रेन्स होती है, सेल वॉल, वो वेल डिफाइंड नहीं होती है। साफ साफ कहने का मतलब ये है कि इनकी बाउंड्री जो होती है, इनकी सेल वॉल जो होती है, डिफरेंट कंपोनेंट से या डिफरेंट इंग्रेडिएंट से बने होते हैं। इनका जो कंपोजिशन होता है, केमिकल कंपोजिशन, वो डिफरेंट से बने होते हैं। जैसे आपने बैक्टीरिया में देखा था कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है, यू बैक्टीरिया में वो पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी होती है, आर्कीबैक्टीरिया की स्यूडोमुरीन की बनी होती है, लेकिन इसमें ये वेल डिफाइंड नहीं होता है। इसमें डिफरेंट ये कंपोनेंट्स आपको देखने को मिलते हैं।
और आगे लिख रहा है बेटा कि ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। फोटोसिंथेटिक, ये जो प्रोटिस्टा के कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ ऐसे भी जो मेंबर्स हैं, वो फोटोसिंथेटिक होने की वजह से इसको बायोलॉजिस्ट जो है प्लांट में स्टडी करते हैं, प्लांट में इसको रखते हैं। ठीक, अब जो इसको हम बेटा और आगे जैसे हम समझे कि ये जो प्रोटिस्टा होते हैं, प्रोटिस्टा तो मेनली एक्वाटिक होते हैं, एक्वाटिक होते हैं। और ये प्रोटिस्टा बेटा एक जो प्लांट, एनिमल और फंजाई, जो आर.एस. व्हिटेकर ने बताया था कि प्लांट, एनिमल और फंजाई के बीच में एक लिंक को शो करते हैं। वो क्या लिंक होता है वो हम आगे समझेंगे कि इनके जो कौन से ऐसे प्रोटिस्टियंस हैं जो एनिमल, प्लांट और फंजाई के बीच में एक आपसी संबंध को दर्शाते हैं, एक रिलेशनशिप को दर्शाते हैं। उस चीज को भी हमें यहाँ देखने को मिलेगा, जो कि आपको एक जानकारी देगा कि ये फाइलोजेनिक रिलेशनशिप को भी ये बताएगा। ठीक, आगे इसमें आगे क्या है बेटा, और यूकैरियोटिक तो है ही, आपको पता है यूकैरियोटिक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है। सिंपल सी बात का इस कहने का मतलब ये है कि इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक, और इसके जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, वो फ्री ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं। और इसमें जो ये जो प्रोटिस्टियंस होते हैं, ये प्रोटिस्टियंस कुछ बेटा मोटाइल होते हैं, कुछ नॉन मोटाइल होते हैं। मोटेलिटी जिनमें होती है उसमें फ्लैजेला या सीलिया होता है। जो नॉन मोटाइल है वो स्पेशली पैरासाइट होते हैं, मेनली पैरासाइट्स होते हैं। ठीक, और अब इनका रिप्रोडक्शन वगैरह तो हम आगे देखेंगे। सबसे पहले जो प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा को कुल 4 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, माफ कीजिएगा 5 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। उसको देख लेते हैं। सबसे पहला है बेटा, सबसे पहला है क्राइसोफाइट, ठीक है ना, क्राइसोफाइट। दूसरा है बेटा आपका डाइनोफ्लैजिलेट, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनाइड, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजुअन्स। यूग्लिनाइड, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजुअन्स, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजुअन्स। ये बेटा क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनाइड, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजुअन्स, इनको हम 5 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। इसी को हम समझते हैं बेटा। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं क्राइसोफाइट्स को, ठीक है ना, कि ये क्राइसोफाइट्स क्या चीज है। देखो बेटा, क्राइसोफाइट्स को हम डेस्मिड या गोल्डन एल्गी कहते हैं। पहली लाइन में ही लिखा है कि ये क्या कहलाता है बेटा, इसको हम बेटा गोल्डन एल्गी कहते हैं, ठीक है ना। इसको हम माफ कीजिएगा, गोल्डन एल्गी कहते हैं, गोल्डन एल्गी, ठीक है ना, गोल्डन एल्गी कहते हैं। ये डिस्मिडियस ऑर्डर में आता है, इसलिए इसको बेटा हम डेस्मिड्स कहते हैं। एक जो इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है बेटा कि इसकी जो सेलवाल होती है, जो गोल्डन एल्गी होता है, गोल्डन एल्गी की सेलवाल जो होती है बेटा सेलुलोज प्लस सिलिका की बनी होती है। दिमाग में रखिएगा कि इट्स सेलवाल इज मेड अप ऑफ बाई सेलुलोज एंड सिलिका, ठीक है ना। और सेलुलोज तो आपको पता ही है कि सेलुलोज क्या चीज होता है, और सेलुलोज में वो सेलुलोज बेटा पॉलीसेक्राइड से आपको पता ही है, ठीक है। और उस सेलुलोज में सिलिका एम्बेडेड होते हैं, सिलिका धसे हुए होते हैं। ये यूनिसेलुलर होने की वजह से माइक्रोस्कोपिक होता है और ये पैसिवली फ्लोट करते हैं। पैसिवली फ्लोट करने का मतलब ये है कि जो पानी के अंदर तो ये होते ही हैं, पानी में पाए ही जाते हैं, पानी की सरफेस पर पाए जाते हैं, पानी की सरफेस पर पाए जाते हैं। जो प्लांट, ठीक है, प्लांट यहां पर मैं बोल रहा हूं कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो पानी की सरफेस पर पाए जाते हैं उनको हम प्लैंक्टॉन्स कहते हैं, ठीक है ना, प्लैंक्टॉन्स। अगर वो प्लांट है तो उसको फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं, अगर एनिमल है तो इसको हम क्या कहेंगे, जूप्लैंक्टन कहते हैं। तो बेटा आपका जैसे ये जो है इसको प्लांट में रखते हैं, तो आप जैसे बॉटनी और आगे पढ़ोगे तो इसको आप फाइटोप्लैंक्टन में रखते हैं, क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक होता है, इसलिए इसको हम फाइटोप्लैंक्टन्स कहते हैं। जैसे हमने कहा कि वाटर बॉडी होती है, वाटर बॉडी में हम 3 लेयर मान लेते हैं। एक जो ऊपर सतह होता है उसको प्लैंक्टन कहते हैं, और जो नीचे बॉटम होता है, बॉटम पर जो कम्युनिटी पाई जाती है उसको बेंथोस कहते हैं। और सरफेस पे, यानी उसके सरफेस पर, वाटर सरफेस पर और बॉटम के बीच का जो एरिया होता है उसको नेक्टॉन कहते हैं, यानी प्लैंक्टन, नेक्टॉन और बेंथोस,
ठीक है, तो ये क्या है, ये पानी की सतह पर पाए जा रहे हैं, इसलिए इनको हम प्लैंक्टोनिक कम्युनिटी कहते हैं, यानी ये प्लैंक्टॉन्स है। ठीक, प्लैंक्टॉन्स होते हैं, ये पानी के बहाव से, पानी के करंट से ये पैसिवली मूवमेंट करते हैं। ठीक, और ये बेटा ये जो होते हैं, ये जो आपके जो डेस्मिड्स हैं, जो गोल्डन एल्गी है, जो क्राइजोफाइट्स हैं, ये इनमें क्लोरोफिल ए पिगमेंट होने के कारण, इनमें बेटा क्लोरोफिल ए पिगमेंट होने के कारण ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। और एक पिगमेंट इनमें पाया जाता है जिसका नाम है बेटा फ्यूकोजेंथिन। नाम याद रखिएगा, जिसका नाम है फ्यूकोजेंथिन। ये फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट होने की वजह से ये गोल्डन कलर का अपीयरेंस देता है, इस वजह से इसको हम गोल्डन एल्गी भी कहते हैं। ठीक ना, क्लियर बेटा, यानी कि गोल्डन एल्गी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक फ्यूकोजेंथिन नाम का एक पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल ए होने की वजह से तो ये फोटोसिंथेसिस करता है, ये फ्यूकोजेंथिन होने की वजह से ये गोल्डन कलर का अपीयरेंस देता है। इसकी जो सेल वॉल होती है, हमने पहले ही बताया कि सेलुलोज प्लस सिलिका की बनी होती है, और इसकी सेल वॉल बेटा जैसे कि साबूदानी होती है, सोप बॉक्स होता है, सोप बॉक्स एक दूसरे से ऐसे आकर के ओवरलैप करती हैं। ठीक है ना, मतलब ओवरलैप कह सकते हैं आप इसको, जैसे ये एक सेल वॉल ये हो गया, एक सेल वॉल ये हो गया, ऐसे आकर के जैसे सोप बॉक्स बंद होता है, ठीक उसी तरीके से इसका सेल वॉल बेटा आकर के एक सोप बॉक्स की तरह इसको कवर करके रखती हैं। ठीक है ना, एक साथ इसको कवर करके रखती हैं। ये जो सेल वॉल होती है बेटा, इसकी जो सिलिका होने की वजह से ये इंडिस्ट्रक्टिबल होता है, अर्थात ये नष्ट नहीं होता है। ठीक ना, इंडिस्ट्रक्टिबल होता है, ये नष्ट नहीं होता है। तो ये क्राइजोफाइट्स को बेटा हम डाइएटम्स कहते हैं। ठीक है ना, डाइएटम्स क्या कहते हैं, डाइएटम्स। ये एल्गी होता है, एक कॉमनली कह सकते हैं कि यूनिसेलुलर एल्गी है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, डाइएटम्स कहते हैं। जहां पर ये पाए जाते हैं, ठीक है ना, जहां पर ये पाए जाते हैं, अगर वहां का वाटर, अगर वहां का जैसे समुद्र के किनारे पाए जा रहे हैं, अगर वहां का वाटर सूख जाता है, किसी भी वाटर बॉडी में अगर पाए जा रहे हैं, वहां का वाटर अगर ये सूख जाता है, तो ये जहां पर रहेंगे वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। वहां की सॉइल में बेटा सिलिका की अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाती है, इस वजह से इसको हम डाइएटमस सॉइल या डाइएटमस अर्थ कहते हैं। ठीक है ना, डाइएटमस सॉइल या डाइएटमस अर्थ कहते हैं। सिंपल सा लिखा हुआ है बेटा, डाइएटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपोजिशन इन देयर हैबिटेट्स। कह रहा है कि जहां पर ये हैं, अगर वो उसको जहां पर ये ग्रो करते हैं, अपने पीछे लगातार ये डाइएटम्स अपने सेल वॉल को, जो सेल वॉल होता है, डिग्रेड होते चले जाते हैं, नष्ट होते चले जाते हैं। तो जो सॉइल होता है, वो सॉइल भी डाइएटमी बन जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें सिलिका और सेलुलोज होता है, सिलिका और सेलुलोज होने की वजह से वो डाइएटमिस सॉइल बन जाती है। तो जो ये डाइएटमिस सॉइल है, ये डाइएटमिस सॉइल कुछ कंक्रीट टाइप की बन जाती है, ग्रिटी बन जाती है। ठीक है ना, कंक्रीट टाइप की बन जाती है, किस वजह से, सिलिका प्रेजेंट होने की वजह से। इसी सिलिका के होने के कारण जो ये इस सॉइल है, ग्रिटी सॉइल है, डाइएटमिस सॉइल है, इस सॉइल को बेटा हम पॉलिशिंग करने में, क्योंकि सिलिका होने की वजह से अगर उसको किसी चीज पर रब करते हैं तो उसमें चमक आती है, तो ये पॉलिशिंग करने का काम में इस सॉइल को उपयोग किया जाता है। और दूसरी चीज, यही सिलिकेटेड सॉइल को, यानी यही डाइएटमस सॉइल को हम ऑयल के फिल्ट्रेशन में और सिरप्स के फिल्ट्रेशन में यूज इसको करते हैं। और ये जहां पर पाए जाते हैं, ये मेन प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं, फूड का फॉर्मेशन करते हैं, जो फोटोसिंथेटिक के द्वारा फॉर्मेशन करते हैं, वो प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। ठीक है ना बेटा, कहने का मतलब ये है कि अगर ये समुद्र के अंदर पाए जा रहे हैं तो ये प्रोड्यूसर्स कहलाएंगे। ठीक है ना, ये चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं। क्लियर बेटा, चलो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक मिनट बेटा। हाँ बेटा, हाँ, जो क्राइजोफाइट्स होते हैं, ये आपको बेसिकली जो कॉमन इंफॉर्मेशन होती है, ये आपको पता चला। एग्जाम्पल तो इसमें दिया नहीं है बेटा, लेकिन क्राइजोफेरियल्स नाम की एक जो यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट होते हैं, ये क्राइजोफाइट्स का जो मेंबर है, क्राइजोफेरियल्स, इसका नाम याद रखिएगा। और इनका जो रिप्रोडक्शन होता है बेटा, ये जो क्राइजोफाइट्स है, इनका रिप्रोडक्शन होता है जनरली बेटा, क्राइजोफाइट्स में वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है ना, एसेक्सुअल, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही रेयर होता है, मतलब सिस्ट में होता है। एनसीईआरटी ने नहीं दिया है, इसलिए दिमाग पे प्रेशर नहीं डालना है। ठीक है बेटा, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, किस पर आते हैं हम लोग,
डायनोफ्लैजिलेट्स पर आते हैं। डायनोफ्लैजिलेट्स यहाँ पर दिया हुआ है पहली ही लाइन में कि मोस्टली मैरीनी एंड फोटोसिंथेटिक। समझिएगा कि ये समुद्र में पाए जाते हैं ज्यादातर और फोटोसिंथेटिक होता है। इसमें आगे लिखा है, एक बड़ी लाइन लिखा है कि यह बेटा कई प्रकार के कलर को शो करता है, क्योंकि ये येलो, ग्रीन कलर, ब्राउन, ब्लू, रेड, इन सबके कलर्स को शो करता है। तो वो डिपेंड करता है किस पर, इसमें पाए जाने वाले पिगमेंट्स पर डिपेंड करता है। पिगमेंट्स तो आप इसके आगे पढ़ोगे, लेकिन अभी आप थोड़ा सा जानते रहो कि जो ब्लू और ग्रीन कलर को शो करते हैं वो क्लोरोफिल ए होते हैं, जो येलो ग्रीन को शो करते हैं वो क्लोरोफिल बी होते हैं, जो सिर्फ येलो कलर को शो करते हैं वो ज़ैंथोफिल होते हैं, और जो येलो ऑरेंज कलर को शो कर रहे हैं उसे कैरोटीनॉइड शो कर रहे हैं, कैरोटीनॉइड पिगमेंट होता है। और इसमें लिखा हुआ है रेड, ठीक है ना, रेड एल्गी, हाँ माफ कीजिएगा, रेड डायनोफ्लैजिलेट्स, ये पेरिडीन नाम का एक पिगमेंट होता है, इसकी वजह से इसमें रेड कलर का भी अपीयरेंस आता है। तो यानी कि इसमें जिस पिगमेंट की अधिकता अधिक होगी वो उसी कलर को अधिक से अधिक शो करते हैं, ठीक है। अब इसकी सेल वाल की अगर बात किया जाए, तो इसकी सेल वाल स्टिफ सेलुलोज की बनी होती है। स्टिफ का मतलब कॉम्पैक्ट कह सकते हैं कि काफी टफ सेलुलोज की बनी होती है। और इसमें जो होता है बेटा, इसमें ये मूवमेंट जो करता है बेटा, लोकोमोशन जो करता है, ये फ्लैजिला से मूवमेंट करता है, ठीक, फ्लैजिला से मूवमेंट करता है। फ्लैजिला से मूवमेंट करने का मतलब ये है कि इसके पास दो फ्लैजिला पाया जाता है। एक फ्लैजिला बेटा, बात को समझिएगा, जैसे यहाँ पर एनसीईआरटी के डायग्राम को अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, अगर एनसीईआरटी के डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर, ठीक दिखाई दे रहा है बेटा, हाँ देखिए एनसीईआरटी के डायग्राम को अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो ये वाला जो है बेटा डायनोफ्लैजिलेट्स है। ये डायनोफ्लैजिलेट्स में एक जो आपका यहाँ पर जो फ्लैजिला दिखाई दे रहा है, एक बेटा आपको लॉन्गिट्यूडिनल दिखाई दे रहा है, इधर से लटकता हुआ दिखाई दे रहा है, ये लॉन्गिट्यूडिनल होता है। एक फ्लैजिला इसमें ऐसे ट्रांसवर्सली लपेटा हुआ होता है, ठीक है ना, ट्रांसवर्सली इसमें लपेटा हुआ होता है, यानी एक फ्लैजिला इधर की ओर गया हुआ है, ठीक है ना, इधर की ओर लपेटा हुआ है, गोल से घूम के उधर से ये आया है, कि यानी इसमें दो फ्लैजिला होते हैं, एक ट्रांसवर्सली लपेटता है और एक वर्टिकल लपेटता है, ठीक है, एक लॉन्गिट्यूडिनल लपेटता है, ठीक ना, एक लॉन्गिट्यूडिनल एक ट्रांसवर्सली। इसके कारण बेटा जो ट्रांसवर्स जो फ्लैजिला इसमें लपेटा होता है, इसके कारण इसके सेलवाल में बेटा एक प्लेट बनता है, एक फरो बनता है, ठीक है ना, जो गोला सा उसमें आपको एक गड्ढा सा टाइप का दिखाई दे रहा था, इसकी वजह से इसमें एक प्लेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक, इसी फ्लैजिला से ये मूवमेंट करते हैं। आगे क्या लिखा है बेटा, देखो इसमें, हाँ, वेरी ऑफन, जो प्रायः आपको देखने, जो कॉमनली आपको देखने को मिलता है कि रेड डायनोफ्लैजिलेट्स होता है, जिसका नाम है गोनिया लैक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, डायनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है ना, इसका नाम है गोनिया लैक्स। जो गोनिया लैक्स है यहाँ पर, ये गोनिया लैक्स समुद्र के अंदर पाया जाता है। समुद्र के अंदर ये रेड डायनोफ्लैजिलेट्स होने के कारण ये समुद्र में रेड कलर का अपीयरेंस बना लेते हैं, जिसको कहते हैं कि रेड टाइड, ठीक है ना, यानी कि लाल ज्वार आ गया है, ठीक है ना, समुद्र के अंदर ये रेड टाइड क्रिएट कर देते हैं, जहां पर होते हैं वहां पर काफी लाल कलर का, रेड कलर का अपीयरेंस देते हैं, क्योंकि इनमें पिगमेंट जो होता है, पेरिडीन नाम का पिगमेंट होता है, उसकी वजह से ये रेड कलर का अपीयरेंस देते हैं। और बेटा ये रेड कलर, ये जो गोनिया लैक्स एल्गी होती है ना, ये गोनिया लैक्स टॉक्सिक एल्गी मानी जाती है, माफ कीजिएगा, टॉक्सिक डायनोफ्लैजिलेट्स, बार मेरे मुंह से एल्गी निकल रहा है तो प्लीज डोंट बी कंफ्यूज, ठीक है ना, डायनोफ्लैजिलेट्स है। डाइनो का मतलब, डाई मतलब दो, फ्लैजिलेट्स का मतलब फ्लैजिला, जिसमें दो फ्लैजिला हो, सिंपल से ऐसे समझ रहे हैं। एक फ्लैजिला इसका कैसा है, ट्रांसफर जो वर्टिकल लॉन्गिट्यूडिनल है, एक फ्लैजिला जो है जो ट्रांसवर्सली है, ठीक है ना, ट्रांसवर्सली है, ठीक है, एक लॉन्गिट्यूडिनल एक ट्रांसवर्सली। तो आपको पता है कि यही जो फ्लैजिला, जो आपका जो यहाँ पर ट्रांसवर्स फ्लैजिला है, ये सेल प्लेट के बीच का एक फरो क्रिएट करता है, दोनों सेल प्लेट के बीच में एक फरो क्रिएट करता है, ऐसे घुमा हुआ रहता है, ठीक, खैर वो आपको बता चुके हैं, ठीक। ये टॉक्सिक सब्सटेंस, टॉक्सिक डायनोफ्लैजिलेट्स होने के कारण यहाँ पर उस जगह पर जो एनिमल कम्युनिटी होती है, जनरली जो फिश होते हैं या फिर स्नेक, टर्टल्स, जो भी ये सारी चीजें होती हैं, एनिमल्स कम्युनिटी,
इस टॉक्सिसिटी के कारण वो नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि टॉक्सिन्स रिलीज बाय सच लार्ज नंबर इवन किल अदर मैरीन एनिमल्स सच एज फिशेस, यानी कि जो मैरीन एनिमल्स होते हैं इनके द्वारा जो टॉक्सिन्स रिलीज हो रहा है उसके कारण ये जो मैरीन एनिमल्स होते हैं या फिर अदर एनिमल्स होते हैं उस जहर के कारण ये मर जाते हैं। ठीक है बेटा, ये मर जाते हैं। इतना आपको बेटा समझ में आया कि क्राइजोफाइट्स क्या होता है, डायनोफ्लैजेलेट्स क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग किस पे, यूग्लिनॉइड पे बढ़ते हैं बेटा, ठीक ना, यूग्लिनॉइड पे बढ़ते हैं। आप लोगों ने दोनों में एक कॉमन चीज देखा होगा कि जो क्राइजोफाइट्स और डायनोफ्लैजेलेट्स है इनके सेल वॉल के कंपोजिशन में आपने सेलुलोज देखा था। तो सेलुलोज देखा था तो इसका मतलब क्या है कि ये प्लांट्स के बीच का कनेक्शन शो कर रहे हैं कि नहीं शो कर रहे हैं, प्लांट्स के बीच में ये कनेक्शन शो कर रहे हैं कि नहीं शो कर रहे हैं। क्योंकि ये बेटा सेल वॉल और फोटोसिंथेसिस दोनों हैं, इनमें जो सेल वॉल जो बनी हुई है और फोटोसिंथेटिक भी है, इसलिए प्लांट्स के बीच में ये जो आपका जो क्राइजोफाइट्स है और डायनोफ्लैजेलेट्स है ये कनेक्टिविटी को शो कर रहे हैं, यानी कि ये फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को शो करते हैं। जो पहले ही लिखा था कि ये कुछ इनमें जो लिंक बन रहा है प्लांट्स एनिमल्स के बीच में, वो इसमें ये दोनों शो करते हैं। ठीक है ना, माफ कीजिएगा, क्राइजोफाइट्स और डायनोफ्लैजेलेट्स ये दोनों शो करते हैं। आइए देखते हैं यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स बेटा, यूग्लिनॉइड्स भी एक फ्रेश वाटर एक्वाटिक एनिमल्स है। ठीक है ना, एनिमल्स नाम दे रहे हैं, आगे हम बताते हैं कि क्यों इसको एनिमल्स हम कह रहे हैं। कि फ्रेश वाटर एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स है, ये बेटा स्टेगनेंट वाटर में पाया जाएगा। स्टेगनेंट का मतलब है ठहरे हुए पानी में पाया जाता है, यानी कि ये फ्लोटिंग वाटर में नहीं पाया जाता है। ठीक ना, जो कभी कभार आपको कुछ टर्म्स देखने को मिल सकते हैं कि वाटर जो होते हैं बेटा दो टाइप्स के वाटर बॉडीज होती हैं, एक होता है लेंटिक वाटर बॉडी, एक होता है लोटिक वाटर बॉडी। ठीक है, नाम देखिएगा बेटा, लेंटिक वाटर बॉडी, एक होता है लोटिक वाटर बॉडी। लोटिक वाटर बॉडी, जो लोटिक वाटर बॉडी होती है ये रनिंग वाटर होता है। ठीक है ना, रनिंग वाटर होता है, रनिंग वाटर होता है, यानी कि जैसे नहर हुआ, नदी हुआ, ठीक है ना, ये सब क्या है, रन कर रहे हैं वाटर बॉडी है, जिसको लोटिक वाटर बॉडी कहते हैं। और एक लेंटिक वाटर बॉडी होती है जिसको हम स्टॉप्ड वाटर कहते हैं। स्टॉप्ड वाटर जैसे जो आपका झील हो गया, तालाब हो गया, डिच से हो गया, ये सब चीजें जो होती हैं ये लेंटिक वाटर बॉडी कहलाती है। तो लेंटिक वाटर बॉडी को यहाँ पर क्या लिखा है बेटा, स्टेगनेंट वाटर लिखा है। ठीक है ना, स्टेगनेंट वाटर, ठीक है ना, दिख रहा है ना बेटा, ठीक है, स्टेगनेंट वाटर, ठीक, हाँ, स्टेगनेंट वाटर लिखा हुआ है। ये स्टेगनेंट वाटर में ही पाए जाते हैं, अर्थात स्टॉप्ड वाटर में ही पाए जाते हैं। इनकी सेल वॉल, बात समझिएगा, इनकी सेल वॉल जो होती है, जो यूग्लिनॉइड्स होते हैं, इनकी सेल वॉल बेटा पेलिकल की बनी होती है। ठीक है ना, सेल वॉल किसकी बनी होती है, इनकी सेल वॉल पेलिकल की बनी होती है, जो कि प्रोटीनियस सब्सटेंस होता है, पेलिकल की बनी होती है। इसी पेलिकल के बने होने के कारण इसमें फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है। ठीक है ना, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है। ठीक, और ये जो इसमें जो लोकोमोशन होता है, अगर लोकोमोशन की बात करें तो लोकोमोशन इसमें फ्लैजला के द्वारा होता है। इसमें दो तरह के फ्लैजला पाए जाते हैं, एक फ्लैजला छोटा होता है, एक फ्लैजला बड़ा होता है। जो बड़ा वाला फ्लैजला होता है उसी से ये लोकोमोशन करते हैं और इसी फ्लैजला के सहायता से ये फूड भी कैप्चर करते हैं। ठीक है ना, यानी कि ये ऑफेंस एंड डिफेंस दोनों का काम करते हैं। यानी कि डिफेंस का मतलब ये है कि ये बेटा मूव करके भाग भी सकते हैं, उससे चल भी सकते हैं, और ऑफेंस का मतलब है कि ये उससे फ्लैजला की सहायता से फूड को भी कैप्चर करते हैं। ठीक, ये फ्लैजला, इसमें दो फ्लैजला होता है, एक फ्लैजला छोटा होता है, एक फ्लैजला बड़ा होता है। जनरली जो छोटा वाला फ्लैजला होता है वो बॉडी के अंदर एम्बेडेड होता है, बहुत ही थोड़ा सा निकला हुआ होता है। जो लार्ज फ्लैजला होता है वो बॉडी के बाहर क्लियर दिखाई देता है, वो निकला हुआ होता है। ठीक, एक जो इंटरेस्टिंग बात इसमें सबसे ज्यादा जो अट्रैक्ट करती है कि इनका जो न्यूट्रिशन होता है, इनका न्यूट्रिशन जो यूग्लिना का न्यूट्रिशन होता है बेटा वो मेक्सोट्रॉफिक होता है। अब आप कहोगे सर ऑटोट्रॉफिक सुने हैं, हेट्रोट्रॉफिक सुने हैं, मेक्सोट्रॉफिक पहली बार सुन रहे हैं। ठीक है ना, ये ऐसा ऑर्गेनिजम्स है, अगर इसको सनलाइट मिलेगा, बात सुनिएगा, अगर इसको सनलाइट मिलेगा तो ये फोटोसिंथेसिस करके अपने फूड को फॉर्मेशन कर लेगा, क्योंकि क्लोरोफिल ए इसमें अपीयर्ड होने लगता है। जैसे ही इसको सनलाइट मिलेगी, फोटोसिंथेसिस इसमें सिंथेसाइज, जो क्लोरोफिल इसमें सिंथेसाइज होने लगेगा और ये फोटोसिंथेटिक करने लगेंगे। ठीक, फोटोसिंथेटिक करने लगेंगे तो हो गए ऑटोट्रॉपिक।
absence ऑफ सनलाइट, सनलाइट यहां से गायब है अगर जहां पर रह रहे हैं, तो वहां पर क्या करेगा, ये जो स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे बैक्टीरिया वगैरह हो गए, ठीक है ना, ये स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स को पकड़ करके ये खाने लगेंगे, ठीक है, पकड़ करके खाने लगेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा बेटा, इस तब जैसे प्रेडेटर का काम कर, जैसे इसमें एक शब्द लिखा हुआ है बेटा कि ये अगर सनलाइट अब्सेंस है तो ये एक प्रेडेटर का यानी शिकारी का काम करने लगेंगे, जो जैसे मैंने जनरली कहा कि जैसे जनरली बैक्टीरिया हो गए या फिर किसी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स के लार्वा वगैरह हो गए, उनको ये पकड़ करके खाने लगते हैं, तो ये क्या हो गए, हेट्रोट्रॉफिक हो गए। तो यानी ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉपिक प्लांट और हेट्रोट्रॉपिक एनिमल, उन दोनों के बीच में ये जो कनेक्शन शो कर रहे हैं, इसी वजह से इसको जो यूग्लिना है एनिमल और प्लांट के बीच का कनेक्टिंग लिंक माना जाता है। तो हुआ ना, ये यहां पर भी एक लिंक को शो कर रहा है एनिमल्स और प्लांट के बीच का, ठीक, जो भी हमने आपको पहले बताया। तो यानी ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक होने की वजह से इसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, मेक्सोट्रॉपिक कहते हैं, ठीक है ना, मेक्सोट्रॉपिक कहते हैं। एग्जांपल यूग्लिना ही, इसका एग्जांपल यूग्लिना ही है, यूग्लिना के नाम से इसका यूग्लिनाइड नाम पड़ा हुआ है, ठीक है ना बेटा। यूग्लिना, यूग्लिना विरिडिस नाम के मतलब स्पीसीज तो कई सारे होते हैं, आप बहुत उसमें नहीं जाएंगे, ठीक है ना, ये यूग्लिना आपको समझ में आया बेटा। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, स्लाइम मोल्ड को समझते हैं बेटा। तब तक मैं थोड़ा सा इसको मिटाता हूं, जगह कम है मेरे पास, ठीक है, तब तक इसको मिटाते हैं हम। हाँ बेटा, अब हमारा अगला टॉपिक है स्लाइम मोल्ड, ठीक है ना, स्लाइम मोल्ड। अब मोल्ड शब्द से आप, मोल्ड शब्द आप अक्सर सुने होंगे कि यार ये अचार है, इसमें मोल्ड लग गया है, ब्रेड है उसमें मोल्ड लग गया है, फफूदी जिसे कहते हैं आप लोग, ठीक, ये फफूदी वो वही चीज है, ये वही चीज है, ठीक, ये स्लाइम मोल्ड। अब यहां पर पहला ही लाइन लिख दिया है कि ये सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट है, सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट, जैसा कि फंजाई अपना न्यूट्रिशन को शो करता है, यानी सैप्रोफाइट यानी डेड एंड डिकाइंग मटेरियल से अपना फूड को एब्जॉर्ब करता हो, उसको हम सैप्रोफिटिक कहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि स्लाइम मोल्ड अब फंजाई से लिंक को शो कर रहा है, कनेक्टिंग लिंक को शो कर रहा है। जी हाँ, यही इनके बीच का जो कनेक्शन है, यही कनेक्शन ही जो है जो फंजाई को प्रोटिस्ट से ये लिंक करता है, ठीक। अब जो है ये जो है अब हमने बताया कि बेटा ये जो है डेड एंड डिकेइंग मटेरियल्स पे होते हैं, वहीं से ये जो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल्स का जो सब्सटेंस होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, उन्हीं को ये इंगल्फ करता रहता है, उन्हीं को ये निकलता रहता है। संरचना आपको बना हुआ, इसका स्ट्रक्चर आपको बना हुआ दिखाई दे रहा है कि वो इसमें आपको बीच बीच में डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं बेटा, वो न्यूक्लियस होते हैं। और इनका न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस एक से अधिक होते हैं, जिनमें न्यूक्लियस अधिक होते हैं उसको हम बेटा मल्टी न्यूक्लिएटेड कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि स्लाइम मोल्ड जो होता है ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, ठीक है ना, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। ये डेड एंड डिकेइंग मटेरियल जो हमने बताया कि टहनियों पर, पत्तियों पर, ऐसी जगह पर पाए जाते हैं, ब्रेड्स पर भी पाए जाते हैं, अचार पर भी ये जो है मोल्ड्स ग्रो कर सकते हैं, ठीक, ये वहां पर ये पाए जाते हैं। इसका जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ये जो सूटेबल कंडीशन होती है, सूटेबल कंडीशंस में ये एग्रीगेट होकर के प्लाज्मोडियम बनाते हैं, ठीक ना, सूटेबल कंडीशंस होती है। ये प्लाज्मोडियम क्या है, यही प्लाज्मोडियम ही स्लाइम मोल्ड है, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना कि प्लाज्मोडियम और ये क्या है, प्लाज्मोडियम ही ये स्लाइम मोल्ड है। यहीं पर एग्रीगेट होकर के एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, वहीं पर ये ग्रो करते हैं। ग्रो करने के बाद, ठीक है ना, ग्रो करते हैं, काफी लंबे एरिया को ये कवर कर लेते हैं, ठीक है ना, कई फीट एरिया को ये कवर कर लेते हैं। वहां पर ये उसको न्यूट्रिशंस जो है डेड एंड डिकेइंग जो मटेरियल्स होता है उसी से ये न्यूट्रिशंस को प्राप्त करते रहते हैं। लेकिन अगर जैसे ही वो फूड खत्म होता है, जहां पर ये ग्रो करे हुए, जहां पर ग्रो किए हैं ये प्लाज्मोडियम या ये जो स्लाइम मोल्ड्स हैं, वहां का जो फूड जब खत्म हो जाता है, फूड खत्म होने के बाद इनके लिए अनफेवरेबल कंडीशन आ गई। अनफेवरेबल कंडीशन आते ही क्या होता है, ये जो प्लाज्मोडियम्स होते हैं बेटा, जैसे हमने बताया कि ये जो है प्लाज्मोडियम्स हैं, अनफेवरेबल कंडीशंस आता है तो इसमें एक ऐसे स्टार्क डेवलप होगा। स्टार्क डेवलप होने के बाद एक ऐसी गोलाकार संरचना बना लेती है जिसको बेटा हम कहते हैं क्या, फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं, फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। इसी फ्रूटिंग बॉडी के अंदर बाय मियोसिस, ठीक है ना,
मियोसिस, मियोटिक डिवीजन के द्वारा मियोसिस करके इसके अंदर कुछ हैप्लॉइड स्पोर्स बनाए जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर स्पोर्स बनते हैं। अगर स्पोर्स को अगर आप यहाँ पर बाहर निकाल करके देखें तो इनके स्पोर्स पर एक कोट चढ़ी होती है, ठीक है ना। इनके स्पोर्स पर एक कोट चढ़ी होती है, ये बर्स्ट हो जाते हैं। बर्स्ट होने के बाद ये स्पोर्स बाहर निकलते हैं और ये स्पोर्स पर ये कोट चढ़ी होने के कारण, जो कि लिखा हुआ है कि स्पोर्स जो होता है, जो स्पोर्स है एक ट्रू वाल प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। ट्रू वाल प्रेजेंट होता है, यहाँ पर ये एक वाल प्रेजेंट होता है। इसी वाल प्रेजेंट होने के कारण ये कई सारे वर्षों तक, कई वर्षों तक ये जीवित रह सकते हैं। यानी कि ये रेजिस्टेंट वाल होता है, इसमें ना ड्रॉट का इफेक्ट पड़ता है, ना सनलाइट का इफेक्ट पड़ता है, इन सब का इफेक्ट इस पे नहीं पड़ता है, ठीक ना। ये अब ये जो इस स्पोर्ट्स पर ये इंपैक्ट इसका नहीं पड़ेगा। फिर क्या होगा, अब जो है अगर सूटेबल कंडीशंस आ जाती है, ठीक है ना, सूटेबल कंडीशंस आ जाती हैं इन स्पोर्ट्स पर, इन स्पोर्ट्स में अगर सूटेबल कंडीशन आ गई, ये हाँ एक चीज और भी लिखा हुआ है कि ये स्पोर्ट्स जो है एयर करंट के थ्रू उड़ते रहते हैं, ठीक है ना। आप अपने आसपास भी इसको जनरली क्या होता है कि कोई ऐसे ब्रेड रख दो, ब्रेड पे ये मोल्ड लग जाते हैं, मोल्ड उग जाते हैं। तो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि एयर करंट के थ्रू ये उड़ करके आपके ब्रेड पर आकर अटैच हो जाते हैं। क्योंकि ये जो यहाँ पर फ्रूटिंग बॉडी बनी है ना अनफेवरेबल कंडीशन में, इस प्लाज्मोडियम से, ये क्या था, ये प्लाज्मोडियम ही था आपका, ठीक है ना। ये प्लाज्मोडियम है, अनफेवरेबल कंडीशन आया इसमें क्या हुआ, एक स्टाक से, ये स्टाक है इसका, ठीक है ना, ये स्टाक है। इसी स्टाक से ये फ्रूटिंग बॉडी बनी। फ्रूटिंग बॉडी बनने के बाद इसमें मियोसिस के द्वारा स्पोर्स बने और ये स्पोर्स क्या होंगे, सूटेबल कंडीशन आएगी। सूटेबल कंडीशन आते ही ये क्या हो जाएंगे, जर्मिनेट हो जाते हैं, ठीक है ना। ये जर्मिनेट हो जाएंगे। जर्मिनेट होने के बाद क्या करेंगे, कुछ गैमेट्स बनाते हैं, ठीक है ना। जर्मिनेट्स होकर के गैमेट्स बनाते हैं। ये गैमेट्स दो तरह के होते हैं, इसके गैमेट्स इसके दो तरह के होते हैं, या तो फ्लैजिलेटेड गैमेट्स होंगे या अमीबॉइड गैमेट्स होंगे। अमीबॉइड गैमेट्स का मतलब यह है कि अमीबी शेप के गैमेट्स होंगे या फिर फ्लैजिलेटेड गैमेट्स होंगे, ठीक है ना। फ्लैजिलेटेड, इसमें फ्लैजिला होगा, फ्लैजिला। ये गैमेट्स इसके बन गए, जर्मिनेट करके बने हैं बेटा। कौन, यही स्पोर्स। किससे बना, फ्रूटिंग बॉडी के अंदर थे, वहां से वो बस्ट किया, टूटा, एयर करंट के थ्रू सूटेबल प्लेस पे आ गए, जर्मिनेट किया। जर्मिनेट करने के बाद इनका फ्यूजन हो जाएगा, फ्यूजन होगा। फ्यूजन होने के बाद क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। आपको पता ही है, जाइगोट बनेगा, जाइगोट, ठीक है ना। अब यही जाइगोट फिर डेवलप करके फिर से यही प्लाज्मोडियम बना लेंगे, फिर वहीं पर अपनी कॉलोनी को विकसित कर लेंगे, वहां पर ये डेवलप कर लेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि ये एक्सट्रीम कंडीशंस में भी रह सकते हैं, इसमें जो वाल प्रेजेंट होने के कारण, और ये इस प्रकार का इसका लाइफ साइकिल चलती है, ठीक है ना बेटा। ये इसकी लाइफ साइकिल चलती है और इसके स्पोर्स जो है एयर करंट के थ्रू काफी ज्यादा स्प्रेड हो सकते हैं, फैल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, किस पे, प्रोटोजोआ पर आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। अब देखो, जो प्रोटोजोआ होता है, प्रोटोजोआ ये एनिमल में इसको रखते हैं। बात समझिएगा कि जो प्रोटोजोआ है, अगर आप एज ए बायोलॉजिस्ट अगर आप इसको देखें तो प्रोटोजोआ जो होता है टोटली हेट्रोट्रॉफिक होता है, ठीक है। टोटली हेट्रोट्रॉफिक होता है। हेट्रोट्रॉफिक में ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं, ठीक, पैरासिटिक भी हो सकते हैं और प्रेडेटर्स भी हो सकते हैं। दोनों चीज मैं बता रहा हूं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं और प्रेडेटर्स भी हो सकते हैं। तो ये बेटा, ये सबसे प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स माने जाते हैं। एनिमल्स में सबसे प्रिमिटिव एनिमल्स माने जाते हैं, क्योंकि यही एक ऐसा ऑर्गेनिजम्स है जो एनिमल्स के जैसा न्यूट्रिटिव बिहेवियर को शो करता है, ठीक ना। जो मेटाबॉलिक बिहेवियर है वैसा ही शो करता है। इसको बेटा जो हमारा प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ को 4 मेजर ग्रुप में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर लोकोमोशन। प्रोटोजोआ को लोकोमोशन के आधार पर 4 पार्ट में यहाँ पर डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। प्रोटोजोआ को लोकोमोशन के आधार पर 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब पहला है क्या, स्यूडोपोडिया है, ठीक है ना। माफ कीजिए, अमीबा है, ठीक है ना। अमीबा, अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स, ठीक है ना। अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स का मतलब यह है कि इनमें स्यूडोपोडिया होते हैं, ठीक। अभी हम डायग्राम से बना के आपको दिखाते हैं, ठीक है ना। दूसरा है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स। तीसरा है सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स। चौथा है स्पोरोजोआ प्रोटोजोअन्स। स्पोरोजोआ।
देखो अमीबॉइड को पहले समझते हैं, ठीक है ना, अमीबॉइड को समझते हैं। तो देखो जो अमीबा होता है, अमीबा फ्रेश वाटर में पाया जाता है, सी वाटर में पाया जाता है, या नम सॉइल में भी पाया जाता है, ठीक है ना, मॉइस्ट सॉइल में भी पाया जाता है, जो कि यहाँ पर लिखा गया है। ठीक, एक्वेटिक ही होता है। इनमें बेटा जो अमीबा होते हैं ना, अमीबा में अगर आप अमीबा के इस तरीके से स्ट्रक्चर को देखते हैं, इस तरीके के स्ट्रक्चर को देखते हैं, तो इसमें बेटा ये जो इसका ये जो उभार बाहर की ओर निकला होता है, यही उभार से ये ऐसे सिकुड़ करके ऐसे आगे आगे ये बढ़ते रहते हैं। तो यहाँ पर ये बना हुआ है, इसको बेटा हम स्यूडोपोडिया कहते हैं, स्यूडोपोडिया कहते हैं। इसी स्यूडोपोडिया होने के कारण इसको अमीबॉइड में रखा गया है, ठीक ना। इसी स्यूडोपोडिया को हम फॉल्स फीट भी कहते हैं, फॉल्स फीट, ठीक है ना, फॉल्स फीट, ये फॉल्स फीट इसमें होता है स्यूडोपोडिया, यानी इसी स्यूडोपोडिया की सहायता से ये आगे मूवमेंट करते हैं। अमीबॉइड इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका शेप इरेगुलर होता है, इनका शेप डिटर्मिनेटेड नहीं होता है। इरेगुलर होने के कारण ये इरेगुलर होने के कारण इसको किस में रखा गया है, अमीबॉइड में रखा गया है, ठीक है ना। अब जो होता है एक और इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर लिखी हुई है कि अमीबा फॉर्म्स हैव सिलिका सेल ऑन देयर सरफेस, ठीक है ना। जो मैरीनी होते हैं, जो समुद्र में पाए जाने वाले अमीबा होते हैं, इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अमीबा समुद्र के अंदर पाए जाते हैं, उनके ऊपर एक सिलिका की कवरिंग लगी होती है। वो सिलिका की कवरिंग इनको जो है शत्रुओं से बचाती है, दुश्मनों से बचाती है, नहीं तो ये आसानी से वहां पर शिकार हो सकते हैं, ठीक है ना, वहां पर ये आसानी से शिकार हो सकते हैं। और कुछ अमीबा, हाँ, इनका न्यूट्रिशन को जैसे अगर मैं बताऊं तो इनका न्यूट्रिशन जो होता है दो तरीके से हो सकता है। जैसे यहाँ पर पैरासिटिक को दिखाया है, लेकिन कुछ अमीबा ऐसे होते हैं जो प्रेडेटर्स के समान व्यवहार करते हैं। जैसे यहाँ पर कोई एक माइक्रोब्स ले लेते हैं, बैक्टीरिया ही है, ठीक है ना, बैक्टीरिया है, तो यहाँ पर ये अमीबा है, ठीक है ना। अमीबा अपने इसके आसपास आएगा, चारों तरफ ऐसे ग्रूव बना लेगा, ठीक ना, गड्ढा बना लेगा, फिर आगे ऐसे इसको अपने अंदर ले लेगा, ठीक है ना। ऐसे आया, इसको पहले अंदर ऐसे अंदर इस तरीके से ये ज्वाइन करके इसको अपने अंदर ले लेगा। ये फूड पार्टिकल्स इसके, ये फूड जो फूड है उसके अंदर चले जाते हैं, ठीक है ना, अंदर उसके प्रवेश कर जाते हैं। तो यानी अपने मेम्ब्रेन्स को फ्यूज करके ये फूड पार्टिकल्स को अपने लगातार अंदर लेते रहते हैं। यानी ये इस प्रकार का जो बिहेवियर शो कर रहा है वो कैसा हुआ, वो प्रेडेटर्स हुआ। लेकिन एक नाम और दिया हुआ है यहाँ पर, एंटामीबा हिस्टोलिटिका, एंटामीबा हिस्टोलिटिका, पूरा नाम मैं लिख रहा हूं बेटा, हिस्टोलिटिका, एंटामीबा इसका एग्जांपल है, ठीक ना, अमीबॉइड का ये एग्जांपल है। जो एंटामीबा हिस्टोलिटिका जो नाम बता रहे हैं बेटा, ये एंटामीबा हिस्टोलिटिका एक बीमारी कॉज करता है जिसका नाम है अमीबियासिस, अमीबियासिस, ठीक है ना, अमीबियासिस, जो एक डिसेंट्री बीमारी होती है, इसको डायरिया आप कहते हैं, ठीक है ना। ये पैरासिटिक होता है, ये पॉल्यूटेड वाटर को पीने की वजह से ये बीमारी आपको होती है। जिसे जो ये अमीबियासिस किस बीमारी से होती है, किस प्रोटोजोआ से होता है बेटा, एंटामीबा हिस्टोलिटिका। इस चीज को बेटा याद रखिएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स पे चलते हैं। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स के शब्द से ही आपको पता चल जाना चाहिए बेटा कि ऐसे प्रोटोजोआ जिसमें फ्लैजिला पाया जाता हो, फ्लैजिला की सहायता से ये मूवमेंट करते हो, लोकोमोशन करते हो, इनको हम फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स कहते हैं। अब ये फ्लैजिलेटेड होने की वजह से ये फ्री लिविंग तो होते हैं, लेकिन फ्लैजिला होने के बावजूद भी ये पैरासिटिक भी होते हैं, ठीक है, ये पैरासिटिक भी होते हैं। यहां पर लिखा हुआ है कि फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स या तो फ्री लिविंग होंगे या तो पैरासिटिक होंगे, ठीक है ना। और इसमें देखिए क्या कह रहा है कि जो पैरासिटिक फ्लैजिलेटेड होते हैं वो एक बीमारी कॉज करते हैं, ठीक है ना, वो एक बीमारी कॉज करते हैं। उस बीमारी का नाम है स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है ना, स्लीपिंग सिकनेस, जिसे निद्रा रोग कहते हैं। इस बीमारी से इंसान बहुत ज्यादा उसको नींद आती रहती है, बहुत ज्यादा वो सोता रहता है। ये स्लीपिंग सिकनेस जो बीमारी होती है, ये स्लीपिंग सिकनेस बीमारी ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस नाम के फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन से होती है, ठीक है ना। नाम याद रखिएगा बेटा, ट्रिपैनोसोमा
गैम्बियंस, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, इसका संरचना कुछ इस प्रकार से होता है बेटा, ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से होता है। इसमें न्यूक्लियस होते हैं बेटा, इसमें फ्लैजिला कुछ इस प्रकार से ऐसे देखने को मिलता है, ठीक है ना। ये फ्लैजिला बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं, फ्लैजिला इसमें देखने को मिलता है। ये बीमारी इसकी वजह से कौन सी बीमारी होती है, स्लीपिंग सिकनेस, और वो बीमारी को कॉज करने वाले का नाम होता है, फ्लैजिलेटेड जो प्रोटोजोआ है वो स्लीपिंग सिकनेस है। ये स्लीपिंग सिकनेस ट्रिपैनोसोमा के द्वारा होता है, और ट्रिपैनोसोमा को आपके बॉडी के अंदर तक पहुंचाने का काम करने वाली एक मक्खी होती है, उस मक्खी का नाम है सीसी फ्लाई। इसको भी याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चंस है, ठीक है ना, पीएमटी के दौरान ये पूछा गया है, ठीक। आज जब पीएमटी हुआ करता था तो ये सीसी फ्लाई इस ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस का वेक्टर कहलाती है, वाहक होती है। यानी ये सीसी फ्लाई जो है ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस को अपनी बॉडी से आपकी बॉडी में पहुंचाती है, ठीक, जिससे आपको स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी होती है, इसे निद्रा रोग कहते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं बेटा, सीलिएटेड प्रोटोजोआ, इसका मतलब क्या है कि ऐसे प्रोटोजोआ जिनमें सीलिया पाया जाए, ठीक है ना, ऐसे प्रोटोजोआ जिनमें सीलिया पाया जाए। अब ये सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स एक्वाटिक होते हैं, सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स जो होते हैं एक्वाटिक होते हैं, और इसी सीलिया के प्रेजेंट होने के कारण ये ऐसे वजह से, जैसे हमने आपको बताया कि चलो एक अमीबा का डायग्राम हम बनाते हैं, ठीक है ना, एक अमीबा का डायग्राम अगर आप ऐसे बनाना चाहें तो इसमें जो है इस तरीके से बहुत ही टीनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, और इनकी संख्या बेटा हजारों में हो सकती है, ठीक है ना, इनकी संख्या हजारों में हो सकती है। अब यही जो सीलिया होते हैं, सीलिया जो है पानी के अंदर ऐसे वाइब्रेट करते हैं, और जब वाइब्रेट करेंगे तो इसी सीलिया की सहायता से ये मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना, इसी सीलिया की सहायता से ये मूवमेंट कर सकते हैं, यानी एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में ये काम करते हैं, ठीक। और बेटा, और जो यहाँ पर इनके यहाँ पर एक माइन्यूट ओपनिंग होती है, जिसको यहाँ पर गुलेट कह रहे हैं, ठीक है ना। इसी गुलेट की सहायता से जब ये वाटर करंट को ऐसे अपनी ओर खींचते हैं, तो जो वाटर करंट के थ्रू स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कोई हमने बताया कि स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स के लार्वा हो गए, बैक्टीरिया हो गए, वो वाटर करंट के थ्रू इनके इसी गुलेट में, इसी माउथ में आकर के, आप गुलेट या माउथ कह सकते हैं, ठीक है, ये कैविटी होती है, इसी के अंदर वो आकर के वो समा जाते हैं, फूड इसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जिसको ये कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर फूड जो है काफी मात्रा में चिपके हुए होते हैं, ठीक, ये फूड जो है यहाँ पर काफी मात्रा में अटैच्ड होते हैं, क्योंकि लगातार वाटर करंट आता रहता है विद द रिक्वायरमेंट, ये फूड को अंदर एंटर करते रहते हैं, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल क्या होता है वो आप बता ही सकते हो, जो स्ट्रक्चर बना है इसका नाम है पैरामीशियम, जो कि स्लीपर शेप्ड का होता है, बचपन से पढ़ते चले आए हो पैरामीशियम को, ठीक है ना, जानते आए हो ये पैरामीशियम। और यहाँ पर इसको जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये सीलिया है, इसी सीलिया होने के कारण इसको सीलिएटेड क्लास में रखा गया है, ठीक है ना, सीलिएटेड क्लास में। अब आगे आते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग स्पोरोजोआ, ठीक है ना। ये स्पोरोजोआ क्या है, ये कह रहा है कि स्पोरोजोआ जो होता है बेटा, these are the totally parasitic, they have no locomotion, इनमें लोकोमोशन नहीं होता है, ये पैरासिटिक होते हैं, ठीक है, पैरासिटिक होते हैं, डाइवर्स ऑर्गेनिज्म, इसमें बहुत ज्यादा इससे जो है इन्फेक्शन सो होता है, ठीक है ना। इसमें सबसे ज्यादा जो मोस्ट नोटोरियस इसमें बता रहा है कि सबसे ज्यादा जो कॉमन एग्जांपल है वो मलेरियल पैरासाइट है, ठीक है ना, मलेरियल पैरासाइट जिसका नाम है प्लाज्मोडियम, ठीक है ना, प्लाज्मोडियम नाम के प्रोटोजोआ से मलेरिया होता है। आप कहते हो कि मच्छर काटने से मलेरिया होता है, बेटा वो सही है, मच्छर काटने से मलेरिया फैलता है, मलेरिया जो बीमारी होती है वो प्लाज्मोडियम नाम के स्पोरोजोवन प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है ना, प्लाज्मोडियम नाम के स्पोरोजोवन प्रोटोजोआ से होता है। ये प्लाज्मोडियम बेटा कई प्रकार के होते हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, मतलब आप इसको 12th में पढ़ेंगे कि प्लाज्मोडियम का एक पूरा का पूरा डिटेल्स, आपको मलेरियल पैरासाइट का लाइफ साइकिल पूरा डिटेल्स दिया हुआ है, वो आप 12th में पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा भी आपको नहीं जानना है, सिर्फ इतना जानते रहना होगा कि जो प्लाज्मोडियम है
ये स्पोरोजोआ क्लास का प्राणी है, ठीक है ना। ये प्रोटोजोआ जो है आप इसको किंगडम मान रहे हो, ठीक है ना। प्रोटोजोआ जो किंगडम मान रहे हो, जो प्रोटिस्टा किंगडम का है, प्रोटिस्टा किंगडम के आप जैसे एनिमल में पढ़ते हो तो एनिमल में प्रोटोजोआ का एक फाइलम ही दे दिया गया है, ठीक है ना। फाइलम प्रोटोजोआ का, ये प्लाज्मोडियम जो स्पोरोजोआ क्लास होता है उस क्लास में ये प्लाज्मोडियम पाया जाता है। इस प्लाज्मोडियम से मलेरिया नामक खतरनाक बीमारी होती है, ठीक है ना। आगे लिखा है कि बेटा इस बीमारी के कारण ह्यूमन पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा डेथ काल के गाल में समा गया है, ठीक है बेटा। अब हम इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, आगे हम किंगडम फंजाई पढ़ेंगे। होप बेटा ये आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आया होगा, आप इसको एंजॉय कर रहे हैं, पढ़ते रहिए बेटा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।